हेलो नमस्कार, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पशुओं की औषधियों के बारे में। पशुओं की औषधियों के यानी पशुओं को औषधियाँ कौन कौन सी औषधियाँ दी जाती है, किस किस मात्रा में दी जाती है और औषधियाँ किस किस प्रकार की होती है। और इस प्रकार से हम औषधियों के बारे में आज पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औषधियों के वर्ग, जो वर्ग होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ग है। अगर औषधियों के प्रकार हम देखें तो सबसे फर्स्ट है हमारा प्रतिजैविक। कौन सी है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं ना। तो जनरली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। इसी को प्रतिजैविक बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन सी औषधियाँ होती है? ये वे औषधियाँ होती है जो फंगस या जीवाणु से प्राप्त की जाती है। फंगस और जीवाणु से प्राप्त की जाती है और जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को रोकती है या उनको नष्ट कर देती है ना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है और उनको नष्ट कर देती है। वो औषधियाँ कौन सी होती है? एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है। तो जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन होती है एंटीबायोटिक। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी है? एंटीबायोटिक औषधियाँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, है ना। और एक होती है क्लोरोमाइसिटिन। कौन सी होती है? क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन क्या होती है? एंटीबायोटिक औषधियाँ होती है, जो कि किससे प्राप्त होती है? ये आपको ध्यान में रखना है। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है आपके फंगस और जीवाणु से, है ना। जीवाणु और फंगस से ये की जाती है। से बनाते हैं इनको? फंगस और जीवाणुओं से। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाणु नाशक। जीवाणु नाशक मतलब जो जीवाणु नाशक नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और ये कौन सी औषधियाँ होती है? जो जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित, जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती है ना। पूरी तरीके से जो नष्ट करती है वो कौन सी होती है? जीवाणु नाशक औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ बोलते हैं उनको? जीवाणु नाशक औषधियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी होती है जीवाणु नाशक। तो फिनाइल होता है जनरली, है ना, सब जानते हैं। फिनाइल होती है, वो जीवाणु नाशक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइजोल। लाइजोल जो होती है वो भी क्या होती है? जीवाणु नाशक होती है। लाइजोल है वो जीवाणु नाशक है। और कार्बोलिक एसिड और फिनाइल भी क्या है? जीवाणु नाशक, जो क्या करती है? जीवाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित समूल नष्ट कर देती है। के बाद हम बात करते हैं जीवाणु रोधक। जीवाणु रोधक मीन्स कौन सी औषधियाँ होती है जीवाणु रोधक? इसको जीवाणु रोधक को बोला जाता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वे औषधियाँ होती है जो जीवाणुओं को वृद्धि को तो रोक देती है लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाती। क्या होता है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाती है। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक या फिर जीवाणु रोधक, जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाणु रोधक बोलते हैं ना। इसी को क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोलते हैं अपन, है ना, एंटीसेप्टिक। कौन सी औषधियाँ होती है ये? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब क्या काम होता है इनका? जीवाणु की वृद्धि को तो रोक देती है पर उनको अगर समूल नष्ट नहीं कर सकती है ये, है ना। अगर बात की जाए नष्ट करने की तो ये उनको नष्ट नहीं कर पाती है। जीवाणु रोधक औषधियाँ है वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है लेकिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर सकती है। इसकी हम बात करें कौन कौन सी होती है तो लाल दवा। लाल दवा जो होती है वो क्या होती है? जीवाणु रोधक होती है। लाल दवा है, डिटोल है और बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड है वो भी कौन सी है? जीवाणु रोधक औषधि है। जीवाणु रोधक में अगर हम बात करें क्या क्या आती है? बोरिक एसिड हो गया, डिटोल हो गया और लाल दवा हो गया ना। बोरिक एसिड, डिटोल, लाल दवा, ये सब क्या है? जीवाणु रोधक औषधियाँ है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तेजक की। तो उत्तेजक आपको नाम से ही पता चल रहा है उत्तेजक कौन सी औषधियाँ होगी? जो पशु को खिलाने से पशु में क्या होता है? उत्तेजना आती है ना। उत्तेजना आती है, वही औषधियाँ क्या कहलाती है? उत्तेजक औषधियाँ कहलाती है। उत्तेजक में क्या किस लिए खिलाई जाती है?
कि जैसे उत्तेजक औषधियाँ खिलाने से क्या होता है कि पशु को एक तो थकान वगैरह महसूस कम होती है, उसके बाद अगर उसके दर्द वगैरह अगर किसी कारण से दर्द है तो वो भी कम महसूस होता है। इस प्रकार से कौन सी उत्तेजक औषधियाँ खिलाई जाती है? कौन सी औषधियाँ? उत्तेजक औषधियाँ। उत्तेजक औषधियाँ कौन सी होती है? जो मैंने जैसे आपको बताया कौन सी होती है? उत्तेजना का अनुभव कराने वाली, उत्तेजना का अनुभव कराने वाली औषधियाँ कौन सी होती है? उत्तेजक औषधियाँ। उत्तेजक औषधियाँ कौन कौन सी है ये अगर हम देखें तो इसके उदाहरण है आपके जैसे एल्कोहल। एल्कोहल होता है वो किस में आता है? उत्तेजक औषधि के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कैफीन। कैफीन भी एक क्या है? उत्तेजक औषधि है। उसके बाद हम बात करते हैं कपूर। कपूर भी क्या है? उत्तेजक औषधि है। जैसे बात करें उत्तेजक की तो कपूर, कैफीन और एल्कोहल, ये जैसे पशुओं को थकान भी महसूस नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं सर्दी वगैरह अगर पशुओं को हो गई है तो उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। के बाद हम बात करते हैं वीरेचक की। वीरेचक या इसको हम रेचक भी बोलते हैं। वीरेचक और रेचक कौन सी औषधियाँ होती है? वीरेचक और रेचक जनरली उन औषधियों को कहा जाता है जो क्या करती है? पशु में दस्त ला देती है ना। जो दस्त ला देती है वही औषधियाँ क्या कहलाती है? वीरेचक या रेचक। अब हम बात करते हैं वीरेचक या रेचक कितने प्रकार के होते हैं ना। तो इसमें हम बात करें सबसे फर्स्ट है हल्के रेचक। हल्के रेचक के लिए जो यूज़ की जाती है वो हल्के रेचक के अंदर अलग अलग होता है। जैसे इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी जो है पशु खाता है तो उसको हल्की दस्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं गंधक। गंधक भी जो है हल्के रेचक का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चारा, जो हरा चारा होता है वो भी क्या करता है? जनरली आपने देखा हुआ होगा पशु जब हरा चारा खाता है ज़्यादा उस टाइम उसको हल्के जो दस्त है वो हो जाते हैं, वो क्या होता है? वीरेचक का काम करता है वो, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड है हमारे मृदु रेचक। सेकंड होते हैं कौन से टाइप के? मृदु रेचक। मृदु रेचक में क्या आता है? वो जो थोड़े उससे अधिक जो दस्त लगते हैं वो मृदु रेचक से होते हैं। और मृदु रेचक में कौन कौन से आते हैं अगर इसकी बात की जाए तो क्या आता है? मेनली क्या है? अरंडी का तेल। जो अरंडी का तेल है वो क्या है? मृदु रेचक है। उसके बाद हम बात करें तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो भी क्या है? मृदु रेचक। उसके बाद हम बात करते हैं तीव्र रेचक। तीव्र रेचक की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि तीव्र रेचक में पशु को बहुत अधिक दस्त लगना क्या होता है? तीव्र रेचक या रेचक जो औषधि है उसके लिए खिलाई जाती है। तो वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। थोड़ा क्रोटन ऑयल है उसमें और बेरियम क्लोराइड है। देखिए हम इनकी बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमने बात की हल्के रेचक। हल्के रेचक में मैंने आपको क्या बताया था? हरा चारा, है ना। हल्के रेचक में क्या यूज़ करते हैं? हरा चारा। और या फिर जो इसबगोल की भूसी है वो भी किसका काम करती है? हल्के रेचक का, यानी जो हल्की दस्त ला देती है पशुओं में। और एक होता है गंधक, है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का इसबगोल होता है। इसबगोल की जो भूसी है वो किसका? हल्के रेचक का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं मृदु रेचक। मृदु रेचक में मैंने आपको जैसे बताया था क्या आता है? अरंडी का तेल और मैग्नीशियम सल्फेट। क्या क्या आता है? अरंडी का तेल और मैग्नीशियम सल्फेट। किसमें आता है? मृदु रेचक में। मृदु रेचक में कौन कौन से अगर आपसे उदाहरण की बात की जाए तो जो अरंडी का तेल है वो मृदु रेचक का काम करता है। और मैग सल्फ या जिसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट भी किसका काम करता है? मृदु रेचक का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीव्र रेचक। अगर तीव्र रेचक की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था क्या होता है तीव्र रेचक में? क्रोटन का तेल और बेरियम क्लोराइड। क्या क्या यूज़ करते हैं? बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल, है ना। तीव्र रेचक के लिए पशु में अगर तीव्र दस्त की जो बात करें वो उसके लिए क्या यूज़ होता है? बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? तीव्र रेचक के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वर रोधी। ज्वर रोधी आपको नाम से ही पता चल रहा है ना। ज्वर किसको बोलते हैं? बुखार को। तो बुखार को कम करने के लिए, जब बुखार आता है जब पशु को, उसमें अगर पशु का तापमान कम करने के लिए कौन सी औषधियाँ दी जाती है? उसमें पशु का जो तापमान है कम करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वर रोधी औषधियाँ, है ना। ज्वर रोधी औषधियाँ किसको बोला जाता है? तो पशुओं के शरीर में जो पशुओं को जब बुखार आता है उस टाइम अगर उसका टेम्परेचर कम करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती है उनको बोला जाता है ज्वर रोधी औषधियाँ। और उनके अगर नाम की बात करें हम तो जैसे एस्प्रिन हो गई, कुनेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, है ना। इस प्रकार की औषधियाँ किस में आती हैं? ज्वर रोधी औषधियों में आती है। कौन कौन सी है? एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, सिलिसैलिक अम्ल है और
कुनेन, कुनेन भी इसी के अंदर आती है, कुनेन। उसके बाद हम बात करते हैं कफ रोधी औषधियाँ, है ना, कफ रोधी औषधियाँ। कफ रोधी औषधियाँ कौन सी होती है? जो फुफ्फुस नाल के स्त्राव को, यानी जो कफ होता है पशुओं में जमता है उसको कम करने का, निकालने का जो काम करती है वो कौन सी औषधियाँ करती है? कफ रोधी औषधियाँ। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी औषधियाँ कफ रोधी है, तो कौन कौन सी है? अफीम और बेलाडोना। जो अफीम और बेलाडोना है वो कफ रोधी के लिए काम में ली जाती है। कौन कौन सी औषधियाँ ली जाती है कफ रोधी के लिए? बेलाडोना और अफीम। कौन कौन सी लेते हैं? बेलाडोना और अफीम इसमें यूज की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्तंभक की। स्तंभक यानी जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है स्तंभक। स्तंभक के लिए कौन सी क्या यूज, मतलब स्तंभक क्या होता है? स्तंभक मतलब जो पशु में अगर चोट वगैरह लग जाती है, कुछ रक्त का बहाव होता है, उस रक्त के बहाव को रोकने के लिए जो औषधियाँ काम में लेते हैं ना, पशु में अगर चोट वगैरह लगने से जो रक्त का बहाव हो रहा है उस बहाव को रोकने के लिए कौन सी औषधियाँ यूज की जाती है? तो वो हो गई अपने कौन सी है? तो स्तंभक औषधियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभक। स्तंभक औषधियाँ है वो पशु में जो रक्त बहता है, रक्त को बहने के लिए, रोकने के लिए काम में ली जाती है। उसमें हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो है वो स्तंभक का काम करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं फिटकरी। जो फिटकरी है, जो नॉर्मल फिटकरी आती है, वो भी क्या करती है? स्तंभक का काम करती है। कौन कौन से हो गए? स्तंभक में रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? टिंचर आयोडीन यूज किया जाता है, फिटकरी यूज की जाती है, अफीम यूज किया जाता है और कत्था भी यूज करते हैं। और एक और होता है खड़िया। खड़िया भी इसमें यूज किया जाता है। तो स्तंभक के रूप में किस किस का यूज करते हैं हम? याद रखें आप, टिंचर आयोडीन, फिटकरी, अफीम, कत्था और खड़िया को किसके लिए? स्तंभक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विषहारी। विषहारी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पशु के शरीर में जो विष का जो प्रभाव है उसको कम करना या खत्म करना। विषहारी क्या करती है? जो पशु के शरीर में जो जहरीला जो प्रभाव है, विष का जो प्रभाव है उसको खत्म कर देती है या कम कर देती है। वो कौन सी औषधियाँ होती है? विषहारी औषधियाँ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट। क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट है, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? विषहारी औषधि के लिए ना। विषहारी औषधि के लिए अगर आपको पूछा जाए क्या यूज करते हैं तो एट्रोपिन सल्फेट। जनरली क्या यूज करते हैं? एट्रोपिन सल्फेट नाम की जो औषधि होती है उस प्रकार की है ना, इस प्रकार की एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट को किसके लिए यूज किया जाता है? विषहारी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चेतक की, है ना। निश्चेतक क्या होती है? निश्चेतक यानी कि जो संवेदन को हर लेती, संवेदना को, है ना। निश्चेतक वो औषधियाँ होती है जो पशु की संवेदना हर लेती है। मतलब पशु में या तो मतलब जैसे बेहोशी लाना, या फिर जो पशु के जो भी पार्ट अंग है उनको जैसे सुन्न कर देते हैं, उसी को बोला जाता है। वो कौन से काम में लिया जाता है? उसके लिए निश्चेतक औषधियाँ इसी के लिए, पशु को बेहोशी के लिए, पशु के लिए काम में कौन सी ली जाती है? निश्चेतक औषधियाँ। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन सी औषधियाँ हैं वो निश्चेतक का काम करती है, तो इसके लिए हम बात करें तो जैसे आपका हो गया क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म जो होती है वो निश्चेतक का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ईथर। ईथर है वो भी किसका काम करती है? निश्चेतक का। ईथर को किसके लिए यूज करते हैं? निश्चेतक के लिए ईथर को यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको भी जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? निश्चेतक के लिए, यानी कि बेहोशी लाने के लिए, संवेदनहारी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कृमिनाशक। कौन सी है नेक्स्ट? कृमिनाशक। कृमिनाशक मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो कृमि होते हैं, आंतरिक रूप से जो कृमि पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देती है ना। कृमिनाशक जो औषधियाँ होती है वो क्या करती है? जो भी जो शरीर में आंतरिक जो कृमि पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करती है? कृमिहारी औषधियाँ। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन सी औषधियाँ हैं वो कृमिहारी है, तो कृमिहारी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, और एक औषधि होती है फिनोविस। क्या है? फिनोविस। ये जो दोनों औषधियाँ वो किसके लिए यूज की जाती है? कृमिनाशक के लिए। नीला थोथा जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है ना, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। इसको नीला थोथा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो
नीला होता है ना। कंपोजिशन अगर आप इसका देखें तो इसका जो कलर की हम बात करते हैं तो वो नीला होता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट को क्या नाम दिया गया है, नीला थोथा नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्दन तेल। मर्दन तेल आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या यूज़ है इनका। मर्दन तेल का यूज़ होता है पशुओं की मालिश करने के लिए, जो तेल यूज़ किए जाते हैं वो मर्दन तेल होते हैं ना। तो मर्दन तेल में स्पेशली अगर हम बात करें तो किसका यूज़ किया जाता है, सरसों के तेल का ना। सरसों का तेल स्पेशली किसके लिए यूज़ करते हैं, मर्दन तेल में यूज़ करते हैं उसको ना। और एक होता है तारपीन का तेल है ना, तारपीन का तेल भी मर्दन तेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका यूज़ करते हैं, सरसों का तेल है ना। सबसे अधिक अगर यूज़ की बात करें तो मर्दन तेल में सरसों के तेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं की जो प्रमुख औषधियाँ हैं उनके बारे में, उनका क्या उपयोग है, उनको कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार हम बात करेंगे सब जो प्रमुख औषधियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनाइल के बारे में। फिनाइल क्या होती है, जो हमने पीछे पढ़ा था, फिनाइल किस में आती है, जीवाणु नाशक औषधि। जीवाणु नाशक यानी मैंने आपको बताया था क्या, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देती, समूल है ना, नष्ट कर देती, वो क्या है, जीवाणु नाशक औषधियाँ होती है। अब जीवाणु नाशक फिनाइल जो है जीवाणु नाशक का काम करती है। उसके बाद हम बात करें अगर पशुशाला को धोने की, इसको यूज़ करते हैं पशुशाला को धोने के लिए। अब पशुशाला को धोने के लिए कितने % यूज़ करते हैं, ये अगर आपको पूछा जाए थोड़ा ध्यान में रखना, 1% यूज़ करते हैं ना। पशुशाला की धुलाई के लिए कितना यूज़ करते हैं, 1% यूज़ किया जाता है पशुशाला की धुलाई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़ है ना, जो हमने पढ़ी थी खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़, उसको भी जो है गायों को धोने के लिए भी किसका, फिनाइल का यूज़ किया जा सकता है ना। फिनाइल का यूज़ जो खुरपक्का मुँह पक्का बीमारी होती है उसमें गायों को धोने के लिए भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कितना % तो फिनाइल का यूज़ है, 1% किया जाता है ना। ये जो पशुओं के खुरपक्का मुँह पक्का या में खुर धोने के लिए अगर कितना यूज़ किया जाए तो 1% घोल का जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोलिक अम्ल है ना। कार्बोलिक अम्ल या जो कार्बोलिक अम्ल है उसी का दूसरा नाम क्या है, फिनोल बोला जाता है इसी को है ना। फिनोल किसको बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल को ही फिनोल बोला जाता है। जो कार्बोलिक अम्ल है आपका उसी को क्या बोलते हैं, फिनोल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जैसे हमने पीछे भी देखा था किसके लिए करते हैं, जीवाणुनाशक के लिए है ना। जीवाणुनाशक का आपको पता है क्या होता है कि जीवाणुओं को समूल उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देता है। तो ये इसमें कार्बोलिक अम्ल या फिनोल जिसको कहते हैं वो किसके लिए होता है, जीवाणुनाशक के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो जो कार्बोलिक अम्ल है उसको अगर आपको पशुशाला को धोना है, पशुशाला की धुलाई के अंदर कितना % यूज़ करें तो कितना करते हैं, 5%, 5% इसका यूज़ किया जाता है पशुशाला को धोने के लिए है ना। पशुशाला को धोने के लिए अगर आपको पूछा जाए तो कितना % है, 5% यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गायों को धोने के लिए। गायों को धोने के लिए जनरली कितना %, 1% यूज़ किया जाता है। कितना करते हैं, 1%। गायों को धोने के लिए 1% यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाह्य परजीवियों है ना, जो भी बाह्य जो परजीवी पाए जाते हैं उन परजीवियों को नष्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए तो कितना यूज़ करते हैं, 2%। कितना करते हैं, 2% बाह्य परजीवियों के लिए ना। जो कार्बोलिक अम्ल है उसका बाह्य परजीवियों को अगर ख़त्म करना है तो कितना यूज़ करेंगे, 2% यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लाल दवा। लाल दवा के बारे में अगर बात की जाए तो लाल दवा जो है मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है, ये जीवाणु रोधी यानी कि एंटीसेप्टिक, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जीवाणु रोधी कौन सी दवा होती है, जो जीवाणुओं को उनकी ग्रोथ को तो रोक देती है लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाती है ना। ये जो एंटीसेप्टिक हमने पढ़ा था वही औषधियाँ होती है जो जीवाणु की वृद्धि को तो रोक देती है लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाती है, वो होती है जीवाणु रोधक औषधियाँ। तो इसमें हम पढ़ते हैं लाल दवा। लाल दवा जीवाणु रोधक है और लाल दवा को और क्या बोला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा को और क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा को बोला जाता है। और इसके लिए आप ध्यान में रखिए कि ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, जीवाणु रोधी का। उसके बाद हम बात करें अगर बर्तनों को धोने के लिए, गाँव को धोने के लिए या हाथों को धोने के लिए है ना, इनके लिए अगर आपसे पूछे तो कितना % यूज़ करते हैं, 1% है ना। कितना करते हैं,
बर्तनों, गावों और हाथों को धोने के लिए इसका 1% यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सांप के काटने वाले स्थान पे है ना, सांप ने अगर काट दिया तो उस स्थान पे इसको कितना यूज़ करेंगे, 2% है ना। सांप के काटे गए स्थान की अगर बात की जाए तो कितना यूज़ करेंगे, आपके 2% यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइजोल की, है ना। लाइजोल है वो क्या है, जीवाणु नाशी है, डिसइंफेक्टेंट जिनको बोलते हैं। ये क्या है, जो लाइजोल है वो डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि जीवाणु नाशक है। क्या है, जीवाणु नाशक, जो क्या करता है, जीवाणुओं को समूल नष्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाव के लिए। गाव के लिए कितना % यूज करें, तो जनरली हमने कितना पढ़ा है, गाव को धोने के लिए 1%, लाइजोल को भी 1% यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पशुशाला को धोने की, तो पशुशाला को धोने के लिए लाइजोल का कितना यूज़ करते हैं, 2%। कितना यूज़ करते हैं, 2%। अगर हम बात करते हैं पशुशाला धोने की, पशुशाला धोने के लिए 2% लाइजोल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शल्य चिकित्सा, है ना। शल्य चिकित्सा के अंदर अगर जीवाणुनाशक के रूप में लाइजोल को यूज़ करना है शल्य चिकित्सा के अंदर, तो आप कितना करेंगे, 2%। शल्य चिकित्सा के अंदर है वो कितना है, 2%। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चेदानी धोने के लिए। बच्चेदानी धोने के लिए भी जो है लाइजोल का यूज़ किया जाता है, वो कितना किया जाता है, 2% यूज़ करते हैं। कितना करते हैं, 2%। के बाद हम बात करते हैं मैग सल्फ, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोला जाता है, मैग सल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया क्या काम आता है, विरेचक या जो मृदु रेचक होते हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट को किसके लिए यूज़ करते हैं, तो विरेचक या मृदु रेचक में। विरेचक या मृदु रेचक के रूप में किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का, जो क्या करता है, आपको विरेचक क्या करते हैं, दस्तावर होते हैं जो पशुओं में दस्त ला देते हैं, जो कब्ज को दूर करते हैं, है ना। कब्ज को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैग सल्फ, जिसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हम इसकी बात करें ये कितना कितना दिया जाता है ना, तो जो बड़े पशु होते हैं उसमें कितना दिया जाता है, बड़े पशुओं में 250 से 400 ग्राम। बड़े पशुओं को कितना देते हैं, बड़े पशुओं को देते हैं 250 से 400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। किसको दिया जाता है, बड़े पशुओं को दिया जाता है। जबकि अगर हम छोटे पशुओं की बात करते हैं तो छोटे पशुओं को दिया जाता है 50 से 100 ग्राम। नॉर्मली छोटे पशुओं को कितना देते हैं, 50 से 100 ग्राम दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 50 से 100 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट किसको देते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे पशुओं को। जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना दिया जाता है, 50 to 100। इसके बाद हम बात करते हैं अरंडी का तेल। अरंडी का तेल जैसे हमने बात की थी, क्या काम करता है, मृदु रेचक का, है ना। जो दस्तावर है ये क्या काम करता है, मृदु रेचक का। इसके बाद हम बात करें अगर बड़े पशुओं में, है ना, अगर बड़े पशुओं की आप बात करें कि अरंडी का तेल बड़े पशुओं में कितना दें, बड़े पशुओं को जनरली अरंडी का तेल दिया जाता है 600 से 1200 ml। कितना देंगे, 600 से 1200 ml किसको दिया जाता है, बड़े पशुओं को। यही अगर हम बात करें छोटे पशुओं की, छोटे पशुओं को कितना देंगे, 60 ml देते हैं ना, लगभग 60 ml किसको देते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं पशुओं के उनको कितना देते हैं, 60 ml दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नवजात बच्चों के लिए, ना। नवजात जो बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उसको आपको पता होगा खीस पिलाई जाती है ना। अगर जो ऐसे पशु हैं जिनको नवजात को खीस नहीं मिली है, नहीं पिलाई गई है, तो उनको पेट साफ करने के लिए और इसके लिए कौन सी औषधि दी जाती है, अरंडी का तेल दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है, अरंडी का तेल। जनरली अरंडी का तेल इसके लिए यूज़ किया जाता है। कितना दें, अगर आपको पूछे नवजात पशु को जो खीस नहीं मिला है उस पशु को कितना देना चाहिए, तो उसमें है आप 10 ml दे सकते हैं। और 10 ml कितनी बार दे सकते हैं, लगभग 2-3 बार आप दे सकते हैं इसको ना पशु को। दिन में 2-3 बार खीस नहीं मिली है पशु को, उसका पेट साफ करना है, उसके लिए दिया जाता है, तो क्वांटिटी आप ध्यान में रखें थोड़ा, लगभग 10 ml दिया जाता है नवजात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल का, जैसे मैंने आपको बताया था, एल्कोहल क्या काम करता है,
एल्कोहल उत्तेजक का काम करता है, मतलब जो पशु है उसमें उत्तेजना लाता है ना, उत्तेजना लाता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि एक तो है पशु को थकान महसूस नहीं हो ना, जो पशु को थकान होती है उसको कम महसूस हो, मतलब थकान महसूस नहीं हो, इसके लिए क्या दिया जाता है, एल्कोहल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर पशु को सर्दी वगैरह है ना, तो सर्दी को ठीक करने के लिए भी एल्कोहल दिया जाता है। और अगर पशु को जो है दर्द वगैरह कम महसूस होता है ना, अगर एल्कोहल दे देते हैं तो वो उत्तेजित होता है, और उत्तेजना में उसको जो महसूस है, थकान भी कम महसूस होती है, दर्द वगैरह भी कम महसूस होता है, जो एल्कोहल दिया जाता है इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिनोविस की। फिनोविस के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, कृमिनाशक होता है। क्या होता है, कृमिनाशक। जो भी पेट में जो कृमि पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, फिनोविस करता है ना। तो यही इसका मेन जो पर्पज है, क्या है, कृमियों को नष्ट करना। क्या है, कृमियों को नष्ट करना। उसके बाद हम बात करते हैं कितना दिया जाता है। तो गाय और भैंस है उनको 30 से 45 ग्राम कितना दिया जाता है, गाय और भैंस को 30 से 45 ग्राम फिनोविस दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ और बकरी की। तो भेड़ और बकरी को कितना दे, तो भेड़ और बकरी के लिए जो क्वांटिटी है कितनी है, 15 से 20 ग्राम कितनी होती है, भेड़ और बकरी की यदि हम बात करें तो 15 से 20 ग्राम है इसकी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपूर की, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपूर के बारे में। कपूर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, कपूर क्या काम करता है, उत्तेजक का, है ना। जो उत्तेजक औषधि है कपूर, उत्तेजना लाती है पशु में। और ये जैसे घाव वगैरह, पशु के चोट वगैरह लग जाती है ना, पशु को अगर मान लो चोट लग गई है, मोच आ गई है, तो उसके लिए कपूर को यूज़ किया जाता है। और जनरली इसको क्या इंजेक्शन के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं ना, उत्तेजक के रूप में इंजेक्शन द्वारा कपूर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नीला थोता। नीला थोता को जो क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोला जाता है ना, कॉपर सल्फेट। क्या बोला जाता है, नीला थोता को कॉपर सल्फेट बोला जाता है। नीला थोता क्या है, ये नीले कलर का होता है, इसीलिए इसको नीला थोता बोलते हैं। बाकी इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अब हम बात करते हैं ये किसके लिए यूज होता है, तो कृमिनाशक के लिए। जो कॉपर सल्फेट है उसको कृमिनाशक के लिए यूज किया जाता है ना। कृमिनाशक के लिए कितना यूज करते हैं, कीड़े वगैरह मारने के लिए इसको 1% है ना, कितने परसेंट यूज करें अगर आपसे पूछ जाए तो, पेट के कीड़े मारने के लिए कितना यूज किया जाता है, 1% यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भेड़ और बकरियों में कितना यूज करें इसको ना, तो भेड़ और बकरियों में 50 से 70 ml, 50 से 70 ml क्वांटिटी है जो भेड़ और बकरियों के लिए यूज की जाती है। उसके बाद अगर गाय और भैंस की बात करें तो उनमें थोड़ी अधिक क्वांटिटी, यानी कि लगभग 250 से 300 ml है ना, कितनी, 250 से 300 ml में करते हैं भैंस और गाय में। गाय और भैंस के लिए आपसे पूछा जाए तो है 250 से 300 ml लेते हैं। और अगर आपको भेड़ और बकरी का पूछा जाए तो 50 से 70 ml है ना। ये छोटे पशु है भेड़ और बकरी, इनको 50 से 70 ml की आवश्यकता होती है, जबकि जो गाय और भैंस है उनको कितना दी जाती है, 250 से 300 ml दिया जाता है ना। इस नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर खुरपक्का मुंह पक्का की हमने पीछे भी बात की है। खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी में जो है गायों को धोने के लिए जनरली जो यूज़ है कितना, 1%, कितना करते हैं, ये गाय धोने के लिए 1% नीला थोता का यूज़ करते हैं ना, कितना करते हैं, 1%। उसके बाद हम बात करें अगर फिटकरी की, फिटकरी क्या काम करती है, फिटकरी स्तंभक का काम भी करती है और जीवाणु रोधी भी है ना। जीवाणु रोधी यानी कि क्या होते हैं, जीवाणु रोधी मतलब एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स जो जीवाणुओं की वृद्धि को तो रोकता है लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाती, ऐसी औषधियाँ होती है एंटीसेप्टिक। तो ये जो फिटकरी है वो एक तो स्तंभक मीन्स क्या होता है कि रक्त को बहने से रोकती है, जो फिटकरी है वो रक्त को बहने से रोकती है। उसके बाद हमने जैसे बात की क्या है, जीवाणु रोधी है, जो कि क्या करती है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जैसे हमने बात की गांव से रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी उपयोगी है, इस प्रकार की होती है फिटकरी। अगर इसका फिटकरी का हम यूज़ इसमें देखें खुरपक्का मुंह पक्का रोग के अंदर है ना, खुरपक्का मुंह पक्का रोग में अगर खुरों के घावों को धोने के लिए फिटकरी का कितना यूज़ किया जाता है ना। फिटकरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली फिटकरी को 2% यूज़ करते हैं, और अगर आप इसका थोड़ा देखें तो कितना 2 से 4% तक है ना। नॉर्मली 2 से 4% इसकी जो है इसका कितना यूज़ करते हैं,
2 से 4%। कितना करेंगे? कभी कभी आपको सिर्फ 2% दिया जाता है तो वो भी करेक्ट है। कितना करते हैं? 2 से 4% फिटकरी को हम कूड़ों को धोने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तारपीन का तेल, जो टर्पेन ऑयल होता है, तारपीन का तेल, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? भी हमने पढ़ा था किसके लिए? मर्दन के लिए, यानी मालिश के लिए, मालिश के लिए, या फिर जो कृमि है उनको खत्म करने के लिए, कृमि नाशक के लिए, है ना, मर्दन के लिए और कृमि नाशक के लिए किसका यूज करते हैं? तारपीन के तेल का। जनरली पशु में अगर सूजन दर्द वगैरह है तो वहाँ पे मालिश करने के लिए तारपीन का तेल यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर पशु में सर्दी जुकाम वगैरह या निमोनिया की प्रॉब्लम हो है तो उसमें जो छाती की मालिश करने के लिए कौन सा तेल यूज़ करते हैं? टर्पेन ऑयल या तारपीन का तेल यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए, है ना। तारपीन का तेल जो होता है कृमि नाशक होता है। कृमि नाशक यानी कि जो आंतरिक परजीवी या कृमि है उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औषधियों के रूप। औषधियाँ किस किस रूप में अवेलेबल होती है, किस किस रूप में पशुओं को दी जाती है और किस किस रूप में ये अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं ठोस। वो जो औषधियाँ हैं ठोस रूप में मिलती है ना। ठोस रूप में अगर हम बात करें तो जैसे आप देखते हैं गोली वगैरह हो गई, टेबलेट वगैरह, है ना, टेबलेट है, पाउडर है, या फिर जो है आपका कैप्सूल है, ये सब किस में होते हैं? ठोस फॉर्म में। और कैप्सूल जो है वो क्या होता है कि जो ये औषधियाँ होती है वो अगर बहुत ज़्यादा कड़वी औषधि है तो उसको क्या किया जाता है कि जिलेटिन की खोल चढ़ाकर कैप्सूल बना दिया जाता है ना, उसके अंदर उसको पैक की जाती है, इससे वो कड़वी नहीं लगती है ना। इस प्रकार से ये किस में आती है? ठोस में। इस प्रकार से आप देखें ये गोलियां या टेबलेट होती है ठोस में आती है, कैप्सूल या फिर पाउडर, ये सब किस में आते हैं? ठोस में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं योनि व्रति। योनि व्रति, योनि व्रति कौन सी औषधियाँ होती है? ये वे औषधियाँ होती है जो मादा के गर्भाशय में रखी जाती है। जो मादा के गर्भाशय में रखने वाली औषधियों को किस नाम से जानते हैं? योनि व्रति औषधियाँ। कौन सी होती है? योनि व्रति औषधियाँ ना। जो टेबलेट वगैरह होती है ये रखने की, इसको बोलते हैं योनि व्रति औषधियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म, है ना। दूसरी क्या होती है? पहली तो है ठोस फॉर्म में, उसके बाद दूसरी होती है लिक्विड फॉर्म में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार, है ना, लिक्विड फॉर्म में जैसे दवाई वगैरह अवेलेबल होती है वो, तो उसमें क्या होता है? एक तो सॉल्यूशन घोल के रूप में होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें शुद्ध तरल यानी प्योर लिक्विड। अब शुद्ध तरल में क्या आएगा? प्योर लिक्विड में जो हम औषधियाँ, जैसे प्योर लिक्विड में बात करें तेल, जो हम औषधि के लिए तेल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? प्योर लिक्विड होता है। प्योर लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? जो तेल होता है शुद्ध, वो प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिनीमेंट की। लिनीमेंट क्या होता है? तो औषधि के अंदर तेल या पानी मिलाकर उसको पतला करके उसको जो है पशुओं की त्वचा पर लगाया जाता है ना। लिनीमेंट वही होते हैं जो तेल या पानी मिलाकर औषधि को पतला किया जाता है और उसको त्वचा पे लगाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? लिनीमेंट कहलाते हैं। इसमें किसका नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं? कपूर का। इस प्रकार से, है ना, लिनीमेंट बना के कपूर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोशन की। तो लोशन क्या होता है? जो औषधियाँ होती हैं उनको गर्म पानी के अंदर मिला के लोशन बनाया जाता है ना। गर्म पानी के अंदर औषधि को मिला के और लोशन बना दिया जाता है, वो क्या होता है? लोशन। लोशन के लिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जनरली एक्रोफ्लेविन लोशन, कौन सा? एक्रोफ्लेविन लोशन बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया इंजेक्शन। इंजेक्शन भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, आपको पता है ना। लिक्विड फॉर्म में होगा तभी इंजेक्शन लगेगा, उसमें लिक्विड फॉर्म में यूज़ की जाती है दवाई को इंजेक्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस। अर्ध ठोस में क्या होता है?
जनरली या तो जैसे मलहम बनाते हैं ना, मलहम जो होता है पशुओं के लगाने के लिए जो बनाया जाता है वो किस में आता है, तो अगर आपसे पूछे तो किस में, अर्ध ठोस होता है वो, है ना, अर्ध ठोस, पूर्ण ठोस नहीं होता है, अर्ध ठोस होता है। क्या होता है, जो आपके मलहम जो बनाया जाता है वो अर्ध ठोस होता है। उसके बाद हम बात करें चटनी की, चटनी यानी कि जो औषधि होती है उसमें जो गुड़ वगैरह है ये मिलाकर उसको चटनी की तरह बना दिया जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, वो होती है आपकी चटनी। तो चटनी भी किस में आती है, अगर आपसे पूछा जाए चटनी किस में है तो किस में आती है, अर्ध ठोस होती है। क्या होती है, अर्ध ठोस होती है। जो चटनी और मलहम है वो दोनों क्या होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है गैस द्वारा, है ना, ये हो गया लिक्विड, सेमी लिक्विड, इस पर सेमी सॉलिड वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करें क्या है, गैस द्वारा। अब गैस द्वारा में क्या है कि पशुओं को जैसे बफारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बफारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो औषधि होती है उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उससे जो है भाप पशुओं को दी जाती है। वो क्या होता है, वाष्पीकरण द्वारा, है ना, गैस वाष्प के रूप में पशुओं के शरीर में पहुंचाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं औषधियाँ देने की विधियाँ, है ना, पशुओं को जो औषधियाँ दी जाती है वो किन किन विधियों से दी जा सकती है। तो पशुओं को औषधि किन किन विधियों से दे सकते हैं, आप सब जानते हैं, मुंह से दे सकते हैं ना, पशुओं को औषधि मुंह से दी जा सकती है, कान से दी जा सकती है, कान में जो जैसे फोड़ा फुंसी वगैरह हो गया, कान में औषधि लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नाक से औषधि दी जाती है, जैसे ये वाष्पशील वगैरह हो गया, है ना, इस प्रकार से नाक से भी औषधि दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आँखों से, जैसे आँखों में जैसे आई ड्रॉप वगैरह का यूज़ किया जाता है ना, इस प्रकार से आँखों से भी औषधि आँखों में भी डाली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा भी पशुओं में जो है पशु को औषधि दी जाती है। मुंह द्वारा अगर बात करें तो मुंह द्वारा में सबसे पहला है हमारा नाल द्वारा। एक नाल होती है, बनी हुई होती है, लकड़ी की भी हो सकती है, जो बांस की जो बनी हुई नाल होती है उससे क्या होता है, उसमें डाल के और पशु को दिया जाता है, तो उस मुंह में दिया जाता है नाल से। इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, नाल से अगर आप दवाई दे रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखें कि उस टाइम पशु की जीभ थोड़ी हिलती डुलती रहनी चाहिए, है ना, अगर वो जीभ हिलेगी डुलेगी नहीं तो वो दवाई पेट में ना जाके और कहाँ फेफड़ों में चली जाएगी, है ना, जो उसका दुष्प्रभाव होता है। इस कारण पशु को जो है उसकी हल्की सी जीभ है वो हिलती डुलती रहनी चाहिए जब आप नाल से दवाई देते हैं उस टाइम। उसके बाद मुंह द्वारा हम गोले बनाकर भी दे सकते हैं ना, पशुओं को गोले बनाकर भी दे सकते हैं। नाल द्वारा जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये नाल से पशु को दवाई दी जा रही है, इस प्रकार की नाल होती है, इस नाल के अंदर दवाई भर दी जाती है, एक साइड से मुंह इसका बंद होता है, दूसरा खुला होता है, उससे पशु को दी जाती है इस प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं बाटे में मिलाकर, कैसे बाटे में मिलाकर भी दे सकते हैं ना पशुओं को, जैसे कि बाटे में मिलाने के लिए औषधि ज़्यादा कड़ी नहीं होनी चाहिए ना, अगर कड़वी औषधि होगी तो पशु बाटा भी नहीं खाएगा। तो बाटे में जो नॉर्मल औषधियाँ होती हैं उनको किसे क्या करते हैं, बाटे में मिला दिया जाता है पाउडर वगैरह करके, और उनको बाटे में मिला के और पशुओं को खिला दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुँह द्वारा में क्या है, पीने के पानी में मिलाकर। पीने के पानी में मिलाकर भी क्या ध्यान रखना है कि अगर कड़वी औषधि है, ज़्यादा कड़वी औषधि है तो उसको पीने के पानी में नहीं मिलानी चाहिए। नॉर्मल जो औषधियाँ होती है, नॉर्मल स्वाद वाली, उन औषधियों को मिला दिया जाता है पानी में और पशु उस पानी को पी लेता है, औषधि उसके शरीर में चली जाती है। लेकिन जो ज़्यादा कड़वी औषधियाँ हैं उनको इस तरीके से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पशु पानी नहीं पिएगा। अगर उसको कड़वी औषधि आप मिलाओगे तो उस पानी को ही नहीं पिएगा, इसलिए कड़वी औषधि नहीं मिलाते ज़्यादा, नॉर्मल औषधियाँ पानी में दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोली और कैप्सूल के रूप में, और किसके रूप में दे सकते हैं, गोली और कैप्सूल के रूप में भी मुंह के द्वारा दी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नाक के द्वारा। नाक के द्वारा जैसे हमने बात की, जो बफारा वगैरह देते हैं, वाष्पशील गैस जो दी जाती है पशु को, वो किससे दी जाती है, नाक द्वारा। नेक्स्ट हमने बात की आँखों द्वारा। आँखों द्वारा क्या है कि जो आँखों में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जो आई ड्रॉप्स वगैरह डाली जाती है, तो आँखों के द्वारा औषधि दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कानों के द्वारा। तो कानों में अगर पशु को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पशु के कान में कोई फोड़ा वगैरह कुछ हो रहा है, घाव वगैरह है, तो उसमें क्या औषधि लगाई जाती है कानों के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मलाशय या गुदा के द्वारा औषधि देना। मलाशय या गुदा के अंदर जो औषधि रखी जाती है, इस प्रकार से भी औषधि दी जा सकती है, मलाशय या गुदा में रखकर औषधि दी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं एनीमा की। एनीमा क्या होता है कि पशुओं में जब कब्ज हो जाती है तो उस औषधि को जब गुदा में रखा जाता है, पशु के गुदा में रखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, जनरली एनीमा, है ना। पशु के गुदा में औषधि रखी जाती है,
से उसका क्या होता है, कब्ज दूर करने के लिए, है ना, कब्ज दूर करने के लिए गुदा में औषधि रखी जाती है। उसके बाद प्रजनन अंगों द्वारा, है ना, प्रजनन अंगों द्वारा यानी कि जैसे गर्भाशय में और जो रखी जाती है औषधियाँ, वो इस प्रकार से प्रजनन अंगों द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन द्वारा, है ना, इंजेक्शन द्वारा भी पशुओं को औषधियाँ दी जाती है। अब इंजेक्शन में क्या है, जो इंजेक्शन द्वारा औषधि दी जाती है वो त्वरित प्रभाव करती है ना, त्वरित यानी बहुत इमीडिएट प्रभाव अगर कहें तो इंजेक्शन द्वारा होता है। कैसे, जैसे नॉर्मली हम अगर मनुष्यों की बात करें तो टेबलेट वगैरह लेते हैं, टेबलेट से ठीक नहीं होते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो इंजेक्शन का क्या होता है कि असर बहुत जल्दी हो जाता है। इस प्रकार पशुओं में भी जो है इंजेक्शन से अगर दवाई दी जाती है तो उसका प्रभाव कैसा होता है, त्वरित प्रभाव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंजेक्शन किस किस प्रकार के दिए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है अंतः त्वचा इंजेक्शन, है ना, अंतः त्वचा इंजेक्शन। सेकंड होता है अंतः शिरा इंजेक्शन। थर्ड होता है अंतः पेशीय इंजेक्शन। कौन सा होता है, अंतः पेशीय इंजेक्शन। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा अंतः अंतः त्वचा इंजेक्शन। ये क्या होता है कि त्वचा को थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ के और उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना, त्वचा में लगा दिया जाता है इंजेक्शन। वो कौन सा होता है, अंतः त्वचा इंजेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं अंतः शिरा इंजेक्शन। अंतः शिरा इंजेक्शन में क्या होता है कि जो गाय भैंस की गर्दन है उसमें जो जुगलर शिरा पाई जाती है, उस जुगलर शिरा के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है ना, जुगलर शिरा के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें अंतः शिरा इंजेक्शन द्वारा जुगलर शिरा गर्दन में पाई जाती है, ये ध्यान में रखें, जो गर्दन में जो जुगलर शिरा है उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा, अंतः शिरा इंजेक्शन। शिरा इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो जो अंतः शिरा इंजेक्शन है वो सबसे अधिक त्वरित प्रभाव दिखाता है ना। जो अंतः शिरा इंजेक्शन है, जो अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, तो जो अंतः शिरा इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो अंतः शिरा इंजेक्शन है वो क्या करता है, त्वरित प्रभाव दिखाता है। क्या करता है, त्वरित। सबसे अधिक अगर बात करें तीनों में से तो अधिक त्वरित प्रभाव होगा अंतः शिरा इंजेक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतः पेशीय इंजेक्शन, है ना। कौन सा, अंतः पेशीय इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, सामान्यतः पशु के जैसे पुट्ठे हो गए, गर्दन हो गई, टांग हो गई, इनकी पेशियों में इंजेक्शन लगाया जाता है ना। किस पे लगाया जाता है, पेशियों में लगाया जाता है इंजेक्शन, अंतः पेशीय इंजेक्शन। बाकी जैसे कि रोगी पशु है, विशेष रोग है अगर उसके, है ना, विशेष रोग होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी में, श्वास नली में, गर्भाशय में और थनों में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी है हमने, क्या, थनैला रोग। थनैला रोग होता है, उसमें क्या करते हैं, पशु के थन में इंजेक्शन लगता है ना। इस प्रकार से विशेष जो बीमारियां होती है उसमें रीढ़ की हड्डी में भी लग सकता है, श्वास नली में भी लग सकता है, गर्भाशय में भी लग सकता है और थनों में भी इंजेक्शन लग सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रभाव का क्रम, है ना। ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रभाव का क्रम क्या है, इंजेक्शन लगाने का जो प्रभाव है किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे अधिक त्वरित प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, अंतः शिरा इंजेक्शन, है ना। अंतः शिरा जो होता है, अंतः शिरा इंजेक्शन होता है, उसका त्वरित प्रभाव होता है। उसके बाद अगर बात करें तो अंतः पेशी इंजेक्शन, जो अंतः पेशी इंजेक्शन होता है वो सेकंड नंबर पे है ना। सबसे अधिक अंतः शिरा का होता है, उसके बाद अंतः पेशी का जो है त्वरित प्रभाव होता है, त्वरित प्रभाव, है ना, त्वरित प्रभाव। और जो इसमें लास्ट है, सबसे फर्स्ट है अंतः शिरा, फिर है अंतः पेशी, और जो सबसे धीरे जो इफेक्ट होता है किसका होता है, अंतः त्वचा जो इंजेक्शन लगाते हैं उसका सबसे धीरे इफेक्ट होता है।